मेरे दोस्ती आप लोग चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। जैसा कि हमने देखा कि हमारा पिछला वीडियो जो लेंस था ज़बरदस्त उस पर व्यू आए, यानी कि आप लोगों ने इतना शेयर किया, उसने वीडियो को इतना शेयर किया गया। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ी बहुत उसमें कमी क्या रही, जैसे लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी कि जब मैं सामने होकर पढ़ा रहा था तो एकदम वीडियो सही चल रहा था, लेकिन जब थोड़ा पीछे जाता था रिफ्लेक्शन हो रहा था वहाँ पर बार बार। ठीक है, वैसे मैंने प्रयास किया है कि इस समस्या को इस वीडियो में दूर किया जाए। क्लियर है, वैसे अभी तो वीडियो चलिए एकदम सही चल रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मानव नेत्र। तो आप लोगों का काम है कि आप पहले से वीडियो को पहले शेयर कर दीजिएगा, सब दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा सर हमारी 7 बजे एक मानव नेत्र की जो 1 शॉट रिवीजन अर्थात एक वीडियो चैप्टर खत्म का जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा था उसी को उड़ाएंगे आगे। तो आज आपका चैप्टर कौन सा है? मानव नेत्र। चलो मानव नेत्र की बात करते हैं। आवाज़ एकदम सही आ रही, एकदम आवाज़ आ रही हुई तो हाँ। अगर हम मानव नेत्र की बात करें, एक ह्यूमन आई, तो मानव नेत्र क्या है? एक प्रकृति की दी हुई एक बहुमूल्य देन है। कैसे? यानी कि हमारी एक बहुमूल्य ज्ञानेंद्रियों में से एक है जिसके बिना हम किसी संसार को देख, यानी कि अगर हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तो किस रीजन क्या हमारा? मानव नेत्र, नेत्र है। इस नेत्र की वजह से हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पा रहे हैं। आप मैं देख पा, आपको देख पा रहे हैं। किसकी वजह से? मानव नेत्र की वजह से। मानव नेत्र की वजह से, इस नेत्र की वजह से। जरूरी नहीं, मानव के लिए नहीं कह रहा है, कोई भी जीव प्राणी सबके लिए नेत्र होना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। बहुत अलग हो जाती है, कुछ व्यक्ति अंधे लोग होते हैं तो वो तो अलग हो जाती है, लेकिन वास्तविकता में जो नेत्र का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो सीधी बात समझ जाए कि मानव नेत्र प्रकृति की दी हुई एक बहुमूल्य देन है जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। यानी कि इसका कार्य हमें हमारे आसपास की चारों ओर वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करना होता है। सहायता प्रदान करना होता है, बताओ। और इसका जो व्यास होता है, हमने एक मानव नेत्र को बनाया है। ये भाग सामने का भाग बनाया हमने, जिसका साइड वाला भाग इस तरीके से खड़े हो आप लोग, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे इस तरह साइड वाला भाग है। और जिसका व्यास होता है वो व्यास होता है 25 मिलीमीटर, अर्थात जो एरिया होता है हमारा आँख का कितना होता है? 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर इस तरीके से। अब तो मानव नेत्र क्लियर बात। मानव नेत्र प्रकृति की दी हुई एक बहुमूल्य देन है जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है और जिसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है। अब इस मानव नेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट भाग जिन्हें हम क्रम से समझा रहे हैं। शुरुआत हम करेंगे दृढ़ पटल से। सही यार, एकदम अभी आप लोगों से दिखाई दे रहा। शुरुआत किससे करेंगे हम? दृढ़ पटल। अगर हम इस दृढ़ पटल की बात करें, यह नेत्र का सबसे बाहरी, नेत्र के सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ये सबसे बाहरी देखा आपको, देखे श्वेत अपारदर्शी, नेत्र के सबसे बाहरी श्वेत, ये भाग दिखाई, सफेद भाग दिखाई दे रहा होगा आपको। तो नेत्र के सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करना। ये सबसे कठोर भाग होता है शुरुआत का। तो नेत्र के सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। बहुत क्लियर है। इसका कार्य क्या है? आंखों को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरी बात, रक्तक पटल। रक्तक पटल, अगर रक्तक पटल की बात करें तो परिभाषा बना देना। क्या बनाओगे? कि दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के पीछे एक काले रंग की झिल्ली होती है। क्या कहोगे आप? कि दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की क्या होती है? एक काले रंग की झिल्ली होती है। एक काले रंग की झिल्ली होती है। एक काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश को अवशोषित करके, हम जानते हैं कि जो आप काला रंग होता है, काला रंग प्रकाश का अवशोषक होता है। क्या होता है? प्रकाश का अवशोषक। तो दृढ़ पटल के पीछे एक काले रंग की झिल्ली होती है
जो प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन से बचाती है, यानी कि हमारी आँख के अंदर कोई चकाचौंध उत्पन्न ना हो, अर्थात कोई परावर्तन घटना ना हो, तो उसको बचाती है। तो जो प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन से, प्रभास रटती नहीं, केवल समझना ध्यान से कि दृढ़ पटल के पीछे काल रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन से बचाती है। बहुत क्लियर है। तीसरी बात, रेटिना। सही आ रहा वीडियो एकदम, तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है एकदम, रिफ्लेक्शन हो रहा कहीं से। चलो तीसरी बात, रेटिना। किसकी बात करें? अगर हम रेटिना की बात करें तो रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिस पर वस्तु का वना प्रतिबिंब, यानी कि रेटिना पर ही अगर हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। यदि हमें कोई वस्तु क्या दिखाई दे रही है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो परिभाषा समझो, रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिस पर वस्तु का वना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा क्या बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगर हम मार्कर को इस तरह दिख रखा है, इस मार्कर का हमारी आंख पर जो प्रतिबिंब बन रहा होगा कैसे? आंख पर नहीं, किस पर? रेटिना पर। इस मार्कर को हम दिखाई दे रहा, और इस मार्कर का प्रतिबिंब बन रहा हमारी रेटिना पर, कैसे बन रहा होगा? उल्टा। कैसे बन रहा होगा? उल्टा। अरे बस सुन, इस तरीके से। लेकिन इन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वस्तुओं में या चीज दिखाई देती है, यानी कि हमारा मस्तिष्क इस बात को स्पष्ट कर लेता है, हमारा माइंड इस बात को पता कर लेता है कि हाँ यह मार्कर सीधा है या उल्टा है। लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से हमें वस्तु से दिखाई देती है। परिभाषा स्क्रीन आ चुकी होगी, देख लेना आप लोग। हम इस पूरा प्रयास करेंगे कि हर एक परिभाषा स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। तो रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिस पर वस्तु का वना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। रक्तक पटल हो गया। तीसरी बात आती है कॉर्निया। हम यहाँ से लेके चल रहे थे, यहाँ इसको अपने इसका यहाँ से कॉर्निया। अगर हम कॉर्निया की बात करें, यह कॉर्निया जो है इस दृढ़ पटल पर उभरा हुआ एक पारदर्शी पतला भाग है। कैसा भाग है? यानी कि जो कॉर्निया है कहाँ से? दृढ़ पटल पर उभरा हुआ पारदर्शी पतला भाग। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की किरण सर्वप्रथम प्रवेश करती है तो किससे करती है? कॉर्निया से। दूसरी बात, नेत्रदान में, किसमें? नेत्रदान में जो दान किया जाता है, किसका किया था? कॉर्निया का ही दान। किसका दान होता है? कॉर्निया का ही दान होता है। नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान में किया जाता है। तो परिभाषा बना हो गया यहाँ से कि दृढ़ पटल पर उभरा हुआ एक पारदर्शी पतले भाग को कॉर्निया कहते हैं, जिससे प्रकाश किरणें सर्वप्रथम करती हैं, इसी से प्रकाश किरणें करती हैं, प्रवेश करती हैं। और प्रकाश किरणें प्रवेश कर कहाँ पहुँचती हैं? रेटिना पर। कहाँ पहुँचती हैं? रेटिना पर। बहुत क्लियर है। तो प्रकाश क्या बना हो यहाँ से कि दृढ़ पटल पर उभरा हुआ पारदर्शी पतला भाग होता है जिससे प्रकाश किरणें प्रवेश करके रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। और प्रतिबिंब बनाती कैसे है? वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर बात? आगे समझो। आगे पॉइंट आपका आता है जलीय द्रव। जलीय द्रव। अगर हम इस जलीय द्रव की बात करें, परिभाषा बहुत ही आसान भाषा में, जो कॉर्निया हो गया और नेत्र लेंस हो गया। जी नेत्र लेंस आपका क्या है? नेत्र लेंस अर्थ इसे कहते हैं हम द्विउत्तल लेंस। तो कॉर्निया व लेंस के बीच में भरे एक नमकीन पारदर्शी द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। कॉर्निया व नेत्र लेंस के बीच भरे पारदर्शी द्रव को कहते क्या?
क्या कहते हैं, जलीद्रव कहते हैं। या यही इसे हम कहीं कहीं कहते हैं नेत्रोध। क्या पढ़ते हैं इसे हम, नेत्रोध पढ़ते हैं। तो कॉर्निया व नेत्र लेंस के बीच भरे गाढ़े पारदर्शी द्रव को कहते क्या, गाढ़ी नहीं कहते सॉरी, नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच भरे एक पारदर्शी द्रव को कहते क्या, जलीद्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से जलीद्रव कहते हैं। बहुत क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात समझी जाए कि जब हम रोते हैं, जो आंख से आंसू निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं, जलीद्रव। कैसा है, एक नमकीन पारदर्शी द्रव है, अर्थात यह एक NaCl का विलयन है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि हमारे आंख में आंसू बनते हैं उसका कारण क्या है, एक ग्रंथि होती लैक्रियम, लैक्रियम ग्रंथि के कारण ही हमारी आंख में आंसू बनते हैं। जी कंडीशन। अब तीसरी बात आती है, जलीद्रव आपका हो गया। अगली बात आती है आइरिस। किसकी बात आती है, आइरिस। जी दिखाई दे रहा, जी दिखाई दे रहा इस तरीके जी, यानी कि आप यहां से कह सकते हो जी नीला भाग दिखाई दे रहा है, अरे हमारी आंख दिखाई दे नीली, बीच में किसी का गट्टा, किसी का जो आप कह सकते हो जो भाग बीच में दिखाई दे रहा है, गट्टा बोलते हो, उसे बोलते हैं देहाती भाषा में। बताओ, किसी तो जानकारी होगी। तो किसी का काला होता है, किसी का भूरा, अरे भूरी आँख उसकी है, तो भूरी वही आँख उसका उतना ही तो भाग होता है भूरा, और नागिन की नीली होती है, पता है, देख लेने जाके, समझे। तो ये होता है हमारे पास आइरिस। तो अगर हम आइरिस की बात करें, किसकी बात करें, किसकी बात करेंगे हम, अगर हम आइरिस की बात करें तो कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, क्या होती है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जैसे कहते हैं क्या, जिसे हम आइरिस कहते हैं। अब रंगीन अपारदर्शी यानी कि आप अपारदर्शी बोल दिया हमने, अर्थात प्रकाश किरण इस स्थित प्रवेश कर नहीं रहा होगा, अर्थात जो प्रकाश किरण है इस नीले भाग से प्रवेश तो कर नहीं रहा होगा, जो बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है उससे कर रहा है, उसे हम कहते हैं पुतली, उसे कहते हैं क्या, पुतली कहते हैं। अर्थात तो परिभाषा क्लियर है, नेत्र लेंस के आप आगे कह दो या कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, जैसे काली, भूरी और नागिन की नीली, ये समझ लो ध्यान से, काली, भूरी, नीली, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कहते क्या, जिसे आइरिस कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है, इस आइरिस का कार्य होता है प्रकाश की चमक को नियंत्रण में करना। यानी कि यदि आपकी आंख के सामने ज्यादा चकाचौंध है तो इतना बात समझो पहले, आइरिस का कार्य है, तो सही से आ रहा है वीडियो, एकदम चल रहा है कि नहीं चल रही, बंद हो जाए लगे रहे इसमें, बोले हाँ चल रहा है, पूरी मेहनत बेकार हो जाए, समझे। तो आइरिस का आकार हमने देख लिया सामने। उस दिन क्या था कि मेरे सामने कुछ था नहीं पीछे वाला, तो ऐसे वीडियो हम खुद बना रहे थे, हमने वीडियो रिकॉर्ड किए, चालू कर दिया, बनाते रहे वीडियो, हम मगन थे। और जब वहाँ देखने जाते थे तो एकदम स्पष्ट दिखाई देता था, क्वालिटी एकदम। लेकिन जब वीडियो अपलोड किया हमने, जब देखी उसमें हमने, तो थोड़ी समस्या दिखाई दी। आज हमने एक लोग को बैठाला हुआ पीछे से, हमने कहीं भी दिक्कत आए तुरंत बताएं हमें, कहीं भी चमक जैसी आज हाल बता देना मैंने, समझे। तो आइरिस का कार्य क्या है, प्रकाश की चमक को नियंत्रण में करना। अर्थात चमक ज़्यादा है आपकी आँख के सामने तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, छोटा, अर्थात इस तरीके से जो आपकी आइरिस है, ऐसी चमक ज़्यादा है तो आकार छोटा और चमक का आकार बड़ा। कैसे, जब आप किसी अंधेरे कमरे में गए, आँख को बहुत ध्यान से एकदम खोल दो रही, तो उस समय चमक तो कम है, तब चमक कम है तो अब क्या कहता है, आइरिस का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसे बढ़ जाएगा, इस तरीके बड़ा हो गया ऐसे। और जब आप एकदम प्रकाश में आए फिर आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आइरिस का कार्य है प्रकाश की चमक को नियंत्रण करना। दूसरी बात, अगला पॉइंट आता है पुतली। क्या आता है, पुतली। अगर हम इस पुतली की बात करें, यह जो छिद्र दिखाई दे रहा है आपको, या बीच में यहाँ जो गैप दिखाई दे रहा है, तो सीधी प्रवास बना लेना कि आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं।
यानी कि इस आयरस बीच में क्या छिद्र कहते हैं, क्या जिसे पुतली कहते हैं। बहुत क्लियर है। तो आयरस के बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। कोई दिक्कत? अब एक बात समझो, यदि क्या हो, यदि आपके आंख के सामने ज्यादा प्रकाश हो, ज्यादा प्रकाश आ गया, अब जब ज्यादा प्रकाश आ गया तो आयरिस का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अर्थात ज्यादा प्रकाश तो पुतली का आकार, क्या दिक्कत आ रही है, पुतली का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यदि कम प्रकाश, ऐसा क्यों, उसके बाद हम बता रहे हैं, तो पुतली का आकार कैसा हो जाएगा, इसका कलर दिखाई दे रहा सही से, स्याही डाली नहीं हमने, कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे? रेटिना कहता है, कुछ नहीं, समझो ध्यान से। रेटिना कहता है आयरिस से कि प्रकाश को उतना ही लाओ, प्रकाश को उतना ही लाओ जितने प्रकाश से हम वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बना सके। रक्तक पटल कहता रेटिना से कि भाई प्रकाश को तुम उतना ही छोड़ो या उतनी ही शेष मात्रा में छोड़ो जिस प्रकाश को हम अवशोषित कर सकें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हमारी आंख में कोई काले रंग का पट्टा तो है नहीं कि पट्टा बिछा हुआ आंख में, बोले चाहे जितना प्रकाश जाता रहे, चाहे जितना प्रकाश जाता रहे, बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले काला रंग है, बोले प्रकाश का अवशोषक है, बोले खटका बैठे हुए आंख को तो खोल लिया प्रकाश सामने, अरे बोले आने दो। ऐसा नहीं है। यदि आपकी आंख के सामने जैसे ही चमक ज्यादा हुई, अपने आप, यह एक आप थोड़ी करते हो, वो तो अपने आप आयरिस का आकार छोटा हो जाएगा। और आयरिस का आकार छोटा होगा, इनके बीच में जो गैप है इसे क्या कहेंगे, पुतली, और इनका बीच का गैप क्या होगा, देखो आयरिस का आकार छोटा, अर्थात देखो पहले दूर दूर था, पास पास, जैसे आयरिस दोनों पास पास आई तो पुतली का आकार कैसा हो गया, पुतली का आकार छोटा हो गया। जैसे आपकी आंख के सामने चमक ज्यादा हो और चमक कम है, अंधेरे कमरे में गए तो आकार हो गया बड़ा, तो पुतली का आकार भी क्या हो जाएगा, बड़ा। ये दोनों पुतली होंगे ऊपर नीचे, ठीक है। पास पास लेके आए आकार छोटा, दूर लेके तो आकार बड़ा, इस तरीके से। तो बात क्लियर है। तो आयरिस का कार्य चमक को नियंत्रण में करना, क्योंकि रेटिना कहता है प्रकाश को, आयरिस से रेटिना कहता है प्रकाश से आयरिस को, रेटिना कैसे, आयरिस से कहता है कि प्रकाश को उतना ही लाओ जितने प्रकाश से वस्तु का प्रतिबिंब बना सके, ठीक है। रक्तक पटल कहता है रेटिना से प्रकाश को उतना ही छोड़ो जितने प्रकाश से हम प्रकाश को उतना ही छोड़ो जितना प्रकाश हम अवशोषित कर सके, कुछ ज़्यादा थोड़ी है, ठीक है। तो पुतली क्या है कि आयरिस के बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे पुतली कहते हैं। अगर ज़्यादा प्रकाश तो पुतली का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और कम प्रकाश तो आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगली बात समझो यहाँ से। 8वीं जो बात है नेत्र लेंस की, किसकी बात है, बहुत चीटा हमारे यहाँ, इतने चीटा हो गए कि बहुत हैरान हो गए, बार बार चढ़ जाते। आप लोग कहते हो कि क्या है सर, नीचे बार बार देख रहे, डर लगता है कि ऊपर ना आ जाए, समझे। तो बहुत समस्या में इस समय भी हम, क्योंकि अपने आसपास हम घिरे हुए हैं, समझे, तो हमको देखना पड़ता है नीचे, पता नहीं कौन कब चढ़ जाए। तो अगर आप पॉइंट हमारे पास नेत्र लेंस, अगर हम नेत्र लेंस की बात करें, इस आयरिस के ठीक पीछे एक पारदर्शी ऊतक, पारदर्शी लेंस कैसा है, पारदर्शी है, और कैसा है, द्विउत्तल, कैसा है, द्विउत्तल लेंस, कैसा है, द्विउत्तल। अर्थात वे लेंस, वैसे आप सामान्य भाषा में इसे आप उत्तल लेंस तो कह देते हो, लेकिन वास्तविकता में उत्तल लेंस नहीं है, ये कैसे लेंस, ये होता है द्विउत्तल लेंस। अर्थात उत्तल पृष्ठ यहाँ पर दो होते हैं, इससे एक पृष्ठ आपका जी हो गया, दूसरा जी पृष्ठ हो गया। बताओ, उत्तल लेंस तो आप इसे भी कहोगे, लेकिन एक आपका समतल पृष्ठ हो गया, एक आपका उत्तल पृष्ठ हो गया, इस तरीके से जी कंडीशन है। तो आयरिस के ठीक पीछे एक पारदर्शी ऊतक का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जो
किस पे टिका हुआ है? जो सिलेरी मांसपेशियों पर लिखा हुआ है, हाँ, जो सिलेरी मांसपेशियों पर टिका हुआ है। इस तरीके से नेथ लेंस हो गया, ऐसे टिका हुआ सिलेरी मांसपेशियों पर। अब इन सिलेरी मांसपेशियों का कार्य क्या है, थोड़ा समझो यहाँ से। अगर हम सिलेरी मांसपेशियों के कार्य की बात करें, आगे हम आपसे बात करेंगे आंख की समझ क्षमता में। सुने, यही समझ ले रहे। अगर हम सिलेरी मांसपेशियों की बात करें तो सिलेरी मांसपेशियों का आकार घटता बढ़ता रहता है, अर्थात यह जो नेथ लेंस होता है ये लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला। ऐसा नहीं है कि इसका आकार फिक्स हो कि भाई ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होता है। इसका आकार कभी 3 सेंटीमीटर भी हो जाएगा, एक मानना की बात करें, कभी 3 हो जाएगा, कभी 5 हो, कभी 7 भी हो सकता है, क्योंकि यह सिलेरी मांसपेशियों पर टिका हुआ है। कैसे? तो यदि हम सिलेरी मांसपेशियों की बात करें, किसकी बात करें? सिलेरी मांसपेशियों की बात करें तो इसकी बात आगे और करेंगे, थोड़ा समझ लो यहाँ से कि यदि अब हमने एक बात सुनी यहाँ से, जो आपका नेथ लेंस होता है लचीला होता है, अर्थात इसका आकार घटता बढ़ता रहता है, और टिका किस पे हुआ है जी? सिलेरी मांसपेशी, ऐसे कहते हैं पच्छाविका मांसपेशियां, पच्छाविका मांसपेशियां। जब हम दूर का देखते हैं तो फोकस दूरी बढ़ गई, और जो आपका ये नेथ लेंस, इस तरीके से समझो ध्यान से, ये इसकी मान ली जाए एक नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य कंडीशन। चलो ठीक है, अब हमें दूर का देखना है, तो दूर का देखना है तो मांसपेशियां खिंच जाती हैं ऐसे तरीके से, और जब मांसपेशियां खिंच गई तो नेथ लेंस का जो वक्रता है, अर्थात यहाँ वक्रता की बात हम कर रहे हैं। अगर हम वक्रता की बात करें तो वक्रता का तात्पर्य होता है झुकाव। क्या होता है? झुकाव। जब हमने इस नेथ लेंस को, जब हम दूर का देख रहे हैं, तो नेथ लेंस, तो इन सिलेरी मांसपेशियों ने नेथ लेंस को खींच दिया, जिससे इनका झुकाव क्या हो गया? इनका, इसको पहले झुकाव ऐसे था, अब झुकाव बढ़ा के कम हुआ। झुकाव पहले इतना था, अब झुकाव और कम नहीं हो गया? बताओ, वक्रता कम हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर वक्रता क्या हो गई? वक्रता कम हो गई। और जब वक्रता कम हो गई, देख कहाँ कर रहे हैं हम? दूर का, तो फोकस दूरी हमारी क्या हो गई? फोकस दूरी हमारी बढ़ गई। फोकस दूरी हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। अब अगर यदि हमें पास का देखना है, जब पास का देखना है तो जो आपकी सिलेरी मांसपेशियां हैं, तो जब दूर का देख रहे थे सिलेरी मांसपेशियों ने उस लेंस को खींच दिया, लेंस कैसा हो गया? पतला लेंस हो गया। और जब हम पास का देख रहे हैं, तो मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। और सिकुड़ने के बाद लेंस हमारा मान लीजिए ऐसा हो गया। देख कहाँ कर रहे हैं? पास का। पहले झुकाव इस तरीके से था, अब झुकाव और बढ़ गया। झुकाव यहाँ पर कम हुआ, सामान्य कंडीशन, झुकाव और बढ़ गया, अर्थात यहाँ झुकाव क्या हो गया? वक्रता का कम हो जाना, फोकस दूरी बढ़ गई। वक्रता तात्पर्य झुकाव। अध्यापक कहते हैं वक्रता त्रिज्या दिखा देते हैं ना, वक्रता की पता ही नहीं है। मैं इसकी सी बात नहीं कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ कि वक्रता यहाँ पर क्या हो? झुकाव होता है। और अगर यहाँ पर वक्रता क्या हुई? यहाँ जो वक्रता आपकी बढ़ गई, वक्रता बढ़ी है, तो अब देख कहाँ करें? पास का। जब पास का देख रहे हैं तो फोकस दूरी क्या हो गई आपकी? फोकस दूरी क्या हो गई? फोकस दूरी हमारी घट गई। फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो वक्रता बढ़ी है, फोकस दूरी कम हुई है। वक्रता कम हुई है, फोकस दूरी बढ़ी है। आ रही बात सुन? इसकी बात करें आंख की समंजन क्षमता की बात करेंगे, तो वहाँ बात करेंगे। यहाँ समझो ध्यान से कि यदि दूर का देख रहे हैं हम, जब दूर का देखते हैं तो सिलेरी मांसपेशियां जो होती हैं नेथ लेंस को खींच देती है। लेंस अगर हमारा पतला हो जाता है, जब लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी वक्रता कम हो जाती है। वक्रता कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या की बात नहीं कर रहे, केवल वक्रता अर्थात पृष्ठों का झुकाव। वक्रता क्या है? वक्रता है झुकाव किसका? पृष्ठों का। अरे ये दो पृष्ठ नहीं है, ये पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ द्वितीय पृष्ठ, इनका झुकाव। किसका झुकाव? पृष्ठों का झुकाव है। और जब पास का देख रहे हैं, मांसपेशी सिकुड़ गई हमारी। अब जी मांसपेशी ये नहीं करना आप लोग, ये अंदर मांसपेशी लगी हुई है, सिलेरी मांसपेशियां, उनकी बात कर रहे हैं। बोले ऐसी, बोले हाँ, बोले सर छोड़ करो, क्या बात है, बोले गजब, बोले आनंद आ गया, बोले ऐसा है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो अगर झुकाव
अगर पास का देख रहे हैं तो आपका लेंस कैसा होगा, लेंस मोटा हो गया, जब लेंस मोटा हो गया तो वक्रता बढ़ गई, वक्रता बढ़ गई फोकस दूरी कम हो गई। देखा अगर पास का देख रहे स्लीप बढ़ गई ऐसे। तो मैंने यहाँ पर आपकी वक्रता को भी जानकारी दे दी हमने, वैसे क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलो आगे और देखो। अभी तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ यहाँ पर, जो सही चल रहा वीडियो एकदम चल भी रहा कि बंद तो नहीं हो गया। हम चिल्लाते रहे, बाद में पता चला कि सर हो गया बोले जो कुछ होना था। तो नेथ लेंस क्लियर है। तो नेथ लेंस क्या हो गया, तो बताया था कि आयरस की टिप एक पारदर्शी ऊतक बना एक दो उत्तल लेंस होता है जो सिलेरी मांसपेशी द्वारा टिका रहता है। अगली बात करें हम कांचाभ की। किसकी बात करें हम? कांचाभ। अगर हम इस कांचाभ की बात करें तो कांचाभ का तात्पर्य होता है कि देखो हम बहुत परेशान इस समय, इतने परेशान चल रहे कि बता सकते हैं हम क्योंकि नीचे लगातार चल। देखो नेथ लेंस व रेटिना के बीच, नेथ लेंस व रेटिना के बीच भरे गाढ़े पारदर्शी द्रव्य को कांचाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कांचाभ कहते हैं। नेथ लेंस व रेटिना के बीच भरे गाढ़े पारदर्शी द्रव्य को कांचाभ कहते हैं। इस तरीके से इसे कहते हैं क्या? इसे हम कांचाभ कहते हैं। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो होता है, एक है जगह देखा होगा आपने जेल टाइप का शहद, शहद देखा शहद, उसी शहद के तरीके का होता है कांचाभ, एकदम बहुत गाढ़ा द्रव्य। लेकिन होता कैसा? वो पारदर्शी होता है। और इसका कार्य होता क्या है? इसका कार्य होता है कि हमारी आंख के आकार को, यहाँ से इसको साफ कर देना, यहाँ से इसका कार्य क्या होता है? इसको ले जाओ, बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर, बरसात हो गई इस वजह से। और देखो इसका कार्य होता है, इसका कार्य होता क्या है कि हमारे आंख के आकार को बनाए रखना, कहीं आंख बीच से खोखली ना हो, इसलिए इस तरीके की जेल टाइप का एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम कांचाभ कहते हैं। अर्थात इसका कार्य आंख के आकार को बनाए रखना, जिस यानी कि आंख का जो व्यास है 25 मिलीमीटर वही आकार का बना रहे। एक कह दो 25 मिलीमीटर एक सामान्य एक वयस्क की बात करें हम, जिन्हें एक बच्चे का जन्म हुआ और कहने लगे सर इसकी कहाँ व्यास 25 मिलीमीटर हो गया, सर 25 मिलीमीटर बता रहे थे हम। अरे एक वयस्क आदमी की आंख की बात करें, कितना होता व्यास होता? 25 मिलीमीटर। समझे? तुम तो बहुत बड़े वाले हो, हम जानते हैं। बोले सर कल भाई बच्चे का जन्म हुआ, सर हमने देखा उसका व्यास में नहीं मिला 25 मिलीमीटर, क्या करें सर? झूठ गलत पढ़ा रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं होता। एक वयस्क आदमी बात होती है, वयस्क आदमी का 25 मिलीमीटर व्यास। चलो ठीक, क्लियर हो चुका होगा। कांचाभ क्लियर हो गया। आगे तो कर बात की जाए, अगला पॉइंट कांचाभ हो गया क्लियर हमारा। हाँ इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44 होता है। 1.44 किसका अपवर्तनांक होता है? उत्तल लेंस का अपवर्तनांक, जो उत्तल लेंस का, ठीक, जो आपका पारदर्शी ऊतक का है। अगली बात पीत बिंदु आती है। चल भी रहा है रिकॉर्ड इसमें? हाँ स्मार्टफोन लगा हुआ है, नहीं हम बोलते रहे, बोल सर आवाज नहीं आ रही है। अगला क्या है देखो, पीत बिंदु। अगर हम पीत बिंदु की बात करें तो इस रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिस पर वस्तु का बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। कैसे बनता है? पीत बिंदु पर। और जानते हैं कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बने, उस परेशान ना, उसको छोड़ दो, छोड़ उसको, अरे वो तो बने रहेंगे। अब यदि कोई आपसे पूछे कि रेटिना के यानी कि वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना किस बिंदु पर बनता है? पीत बिंदु पर। और कैसे बनता है? वास्तविक उल्टा। वास्तविक, हम इस बात को पढ़ चुके हैं, लेंस में हमने पढ़ाया था कि जो प्रतिबिंब कैसे होते हैं, जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है नहीं? चलो, तो पीत बिंदु रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिस पर वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है।
अगला पॉइंट आपका आ गया अंध बिंदु। अगर अंध बिंदु की बात करें, यह दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेदकर मस्तिष्क में जाती हैं, जिस स्थान को यानी कि रेटिना के जिस स्थान को छेदकर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को गई हैं, उस स्थान पर प्रकाश की सुग्राह्यता कैसी होती है? शून्य होती है। अर्थात वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जहां पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होगी, वहां आपका बिंदु कौन प्राप्त होगा? अंध बिंदु प्राप्त होगा। तो क्या परिभाषा बनाओगे आप? यहाँ से परिभाषा क्या बनाओगे कि रेटिना के जिस स्थान को छेदकर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, जिस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। कैसे होती है? प्रकाश सुग्राह्यता कैसे होती है? शून्य होती है। इसे कहते हैं क्या? इसे हम अंध बिंदु कहते हैं। जो अंधे लोग होते हैं उनका प्रथम क्या बनता है? अंधे लोगों का प्रथम क्या बनता है? इस अंध बिंदु पर ही बनता है। अर्थात यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव, आप चाहे जितना प्रकाश देते रहो, यहाँ पर प्रकाश सुग्राह्यता आपको कितनी मिलेगी? शून्य मिलेगी। कोई दिक्कत है नहीं? कोई ऐसा लग रहा है कि आप रटने का प्रयास कर रहे हो? परिभाषा को समझो। हमें बहुत मेहनत की चित्र को बनाने में, वैसे मैंने प्रयास किया, अच्छा बनाया होगा। जो देख ले, हम भी देख ले कैसे बना हुआ है। तो थोड़ी बहुत कुछ चमक आ रही है, ठीक है। ऐसे आपका शरीर मांसपेशियों के पास हल्की चमक आ रही है, इसी समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। और सब सही चल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, सही है, बात क्लियर है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1 से लेकर 11 तक हमने सभी पॉइंटों को समझाने का प्रयास किया है। और हाँ, एक बात और, जो मानव नेत्र है, जैसे हमारा अभी मोबाइल का कैमरा Realme 8 Pro हमारे पास है, उसका कैमरा है 108 मेगापिक्सल। मैं ये बात समझो ध्यान से, 108 मेगापिक्सल कैमरा उसका है। और अगर हम अपनी आँख की बात करें तो हमारी आँख जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है, कितनी होती है? लगभग में बात कर रहे हैं हम, लगभग 576 मेगापिक्सल होता है। जो किसके यहाँ? हमारी आँख, मानव नेत्र जो होती है, कितने पिक्सल की होती है? 576, और कहीं 570 लिखा हुआ है, लगभग मैंने बता दिया, 576 मेगापिक्सल इतनी आँख होती है। बताओ, अब 108 का 20-25 हज़ार का मोबाइल लेके आ रहे हो, हमारी आँख खुद की यूज़ देखो। हमारी आँख, जब एक आँख 576 मेगापिक्सल, दूसरी आँख 576, कितना हो गया? कितना स्पष्ट हम देखते हैं, देखो दिखाई दे रहा है, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं। पहले हमने समझा, चलो एक बार रिवाइज, हम जस्ट 1 मिनट समय लगेगा मुझे रिवाइज कराने में। दृढ़ पटल नेत्र के सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी पथ को दृढ़ पटल कहते हैं, जो हमारी आंख को क्या करता है? सुरक्षा करता है। रक्षक पटल दृढ़ पटल के पीछे एक पारदर्शी दृढ़ पटल के पीछे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जो प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन से बचाती है। आगे क्या है? रेटिना की बात करें तो परिभाषा क्या बनाई थी रेटिना की हमने? यहाँ से कि प्रकाश किरणें, यहाँ से आप कह सकते हैं क्या कहना, किसकी बात करेंगे हम? रेटिना की। हाँ, रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिस पर वस्तु का वनाप्रतम वास्तविक एवं उल्टा बनता है, लेकिन दृष्टि तंत्र के माध्यम से वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। उसको क्या दिखाई देती है? वस्तु हमें सीधी दिखाई। इसको बंद कर दो, कभी खुल जाती है। बंद है सही नहीं, उसे रख के चलना, बंद कर दो और खुल जाती है। ठीक है, सही रखने, गिर ना जाए उस पर। एक डर लग रहा था, बार खुला था कि कहाँ पे गिर जाए। ठीक है, जिस पर यानी कि लेकिन दृष्टि तंत्र के माध्यम से उसे दिखाई देती है। अगली बात सुनो, अगर हम अगली बात करें इसकी कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया की बात करें तो सर्वप्रथम कॉर्निया से
प्रकाश किरण गुजर कर कहाँ से, आप यहाँ से कह सकते हो कि दृढ़ पटल पर उभरा हुआ एक पारदर्शी पतला भाग जिससे प्रकाश किरणें प्रवेश करके रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। तीसरी बात, जली द्रव कॉर्निया व नेत्र लेंस के बीच भरे गाढ़े पारदर्शी द्रव को कहते क्या, जली द्रव कहते हैं। ऐसे नेत्रोत कहते हैं। जो नमकीन द्रव हम लोग रोते हैं, आंखों से आंसू आते हैं कि नमकीन गाढ़ा पारदर्शी द्रव, नमकीन पारदर्शी द्रव होता है NaCl अर्थात हमने एक बात और समझाई थी कि आंख के अंदर आंसू बनने का कारण क्या है, लैक्रियम ग्रंथि। दूसरा आपके पास है क्या है, आइरिस। आइरिस बताई थी कि हमने कि नेत्र लेंस के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली जैसे काली, नीली और भूरी, काली भूरी देखी होगी आप लोगों ने, और टीवी में कभी कभी आपने नागिन की नीली देख ली होगी, बस रियल में तो देखा नहीं होगा, परेशान ना हो, ठीक है। तो दृढ़ पटल के नेत्र लेंस के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, इसे कहते हैं क्या, जिसे आइरिस कहते हैं। और आइरिस का कार्य क्या, आइरिस का कार्य प्रकाश की चमक को नियंत्रण में करना। अगला पॉइंट, पुतली। आइरिस के ठीक बीच में क्या होता है, छिद्र होता है, इसे कहते हैं क्या, जिसे पुतली कहते हैं। यदि ज़्यादा प्रकाश तो आकार छोटा हो जाएगा, कम प्रकाश तो आकार बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे नेत्र लेंस क्या है, नेत्र लेंस अगर बात की जाए तो पारदर्शी ऊतक का बना एक द्वितल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसका पर्तनक 1.44 होता है, जो किस पर टिका रहता है, जो सिलेरी मांसपेशियों पर टिका रहता है, ठीक है। अगली बात समझी जाए यहाँ समझी जाए तो क्या हो जाएगा, आइरिस हो गया आपके पास, हाँ नेत्र लेंस हो गया, सिलेरी मांसपेशियों। काचाभ द्रव कह सकते हैं आपके नेत्र लेंस व रेटिना के बीच भरे गाढ़े पारदर्शी द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं। इसका कार्य क्या है, आँख के आकार को बनाए रखना, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका आता है पीत बिंदु। तो पीत बिंदु के आप कह सकते हो कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिस पर वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, से कहते हैं क्या, जैसे पीत बिंदु कहते हैं। अगली बात, अन्य बिंदु की बात करें तो आप यहाँ से कह सकते हो कि रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क को जाती है, जहाँ पर प्रकाश उपलब्धता कैसे प्राप्त होती है, आपको शून्य प्राप्त होती है, या जहाँ पर प्रकाश उपलब्धता कैसे होती है, शून्य होती है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। अंधे लोगों का जो प्रकाश अंधे लोगों के प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, इस अंध बिंदु पर ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने सब बात क्लियर करते हुए तो हम आगे बात कर रहे हैं, आगे हम बात करें दृष्टि दोष की। किसकी बात करेंगे, तो पहले हम बात कर लेंगे आँख की समंजन क्षमता। किसकी बात करेंगे, आँख की समंजन क्षमता। इसको नोट करो पहले आप। चलो बात करते हैं इसकी, हम बात करेंगे क्रिया विधि की। अगर हम क्रिया विधि की बात करें, अर्थात क्रिया विधि का यहाँ पर तात्पर्य है कि किस तरीके से प्रकाश किरणें गुजर कर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनाती, कैसे। और हम जानते हैं कि जैसे ये मार्कर हमें दिखाई दे रहा है, तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि प्रकाश किरणें कहाँ पर आई, इस मार्कर पर आई, और मार्कर के बाद कहाँ जाएंगी, हमारी आंखों की ओर जाएंगी, नहीं जाएंगी। सर्वप्रथम प्रकाश में कहाँ से आई, किससे आई, प्रकाश से आई। कौन सा प्रकाश, LED का प्रकाश है, LED का प्रकाश इस मार्कर पर क्या हुआ, अपतेत हुआ, उस पर कहाँ जाएंगे, हमारी आंखों। तब यहाँ से कह सकते हैं आप, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली वस्तु से आएंगी नहीं आएंगी, बताओ। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरकर यह क्रमशः कॉर्निया से गुजरकर, आवाज़ सही आनी चाहिए मुझे आपसे, कॉर्निया से गुजरकर यह क्रमशः जलीय द्रव, पुतली, दो आइरिस से तो जाएंगे नहीं, जो आइरिस कैसा होता है, आइरिस आपका अपारदर्शी झिल्ली है। तो किसी वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरकर यह क्रमशः जलीय द्रव, पुतली, नेत्र लेंस व काचाभ द्रव से गुजरकर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा बनाती हैं, लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। लेकिन दृष्टि तंत्र के माध्यम से हमारा मस्तिष्क वस्तु को सीधा देखता है। कैसे देखता है, या सीधा इस पर प्रदर्शित करता है। बहुत कई बार समझना चाहिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरकर यह क्रमशः
पुतली, नेत्रलेंस व काचाप दृश्य से गुजरकर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारा मस्तिष्क वस्तु को सीधा व स्पष्ट प्रदर्शित करता है। बहुत क्लियर है। चलो अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ से हम बात करेंगे आँख की समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता। अगर हम इस आँख की समंजन क्षमता की बात करें, किसकी बात करें? यदि हम आँख की समंजन क्षमता की बात करें, हाँ देखो कहाँ पहुँच जाती चीटी, देखो ऊपर तक पहुँच गई। अरे लीड को भी छोड़ दो कम से कम, हमें तो छोड़ नहीं रहे तो लीड को छोड़ दो कम से कम, उसको भी नहीं छोड़ रहा है। चलो आँख की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का तात्पर्य होता है चाहे हम दूर का देखें और चाहे हम पास का देखें, प्रत्येक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। चाहे दूर का देखें चाहे पास का देखें, इन दोनों कंडीशन में वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बने? रेटिना पर ही बने। तो यहां से आप परिभाषा कह सकते हो कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। वास्तविकता में समंजन क्षमता का तात्पर्य क्या है? समंजन क्षमता का तात्पर्य क्या है? चाहे दूर का देखे चाहे पास का देखे, प्रत्येक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। तो नेत्र द्वारा फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर बात? आगे अब एक पॉइंट आपके पास आता है दूरबिंदु। नंबर 1 पॉइंट दूरबिंदु। अगर हम इस दूरबिंदु की बात करें, जब हम दूर का देखते, कहाँ का देखते हैं? जब दूर का देख रहे हैं तो फोकस दूरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां, कौन सी मांसपेशियां? सिलेरी मांसपेशियां, पच्छाविका मांसपेशियां। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती? खिंच जाती हैं। इस तरीके से समझना। नेत्रलेंस था, टिका हुआ है सिलेरी मांसपेशियों पर। देख कहाँ कर रहे हैं? दूर का। जब हम दूर का देख रहे हैं हमारा लेंस एकदम पतला होगा। हाँ, ऐसा नहीं होना, इतना पतला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से। तो हुआ क्या, जब दूर का देख रहे हैं तो सिलेरी मांसपेशियों ने इस नेत्र लेंस को खींच दिया। इसको हम कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, समझाया था हमने। देख कहाँ कर रहे हैं? दूर का, तो फोकस दूरी बढ़ गई, लेकिन इनका झुकाव जो था वक्रता, वो तो क्या हो गई? वो तो कम हो गई। झुकाव देखो, यहाँ इसका झुकाव और फिर इसका झुकाव पहले यहाँ ज़्यादा था, झुकाव कम हो गया। ये कॉन्सेप्ट भी से अध्यापक इस बात को रटाने का प्रयास करते हैं। मैंने जितनी अभी तक मेहनत की है, मैंने हमेशा यही मेहनत की है कि मैं हमेशा किसी भी टॉपिक को हमेशा समझाने का प्रयास ही किया है। आज दिन तक मैंने कोई विषय को पढ़ा है, किसी टॉपिक को पढ़ा है, तो मेरा हमेशा यही सिद्धांत रहता है कि मैं इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूँ, ना कि रटाने का। कोई भी आप देख लेना, अभी तक इतना वीडियो देखना, मैंने कभी आपसे नहीं कहा इसको रट लो। तो परिभाषा की बनाओगे आप लोग खुद बनाओगे परिभाषा की दूरबिंदु की, कि दूर की वस्तुएं देखने के लिए, वैसे स्क्रीन पे हम परिभाषा डाल देंगे, ठीक है, आज हम मेहनत कर देंगे कि स्क्रीन परिभाषा डाल देंगे। दूर की वस्तुएं देखने के लिए, तो वीडियो सही आ रहा? दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, वक्रता कम हो जाती है। वक्रता अर्थात झुकाव क्या हो जाता है? वक्रता कम हो जाती है। वक्रता क्या हो जाती है? वक्रता कम हो जाती है। इस बिंदु कहते क्या? इस बिंदु को हम दूरबिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम दूरबिंदु कहते हैं। एक बार पुनः फिर समझा रहे हैं। दूर की वस्तुएं देखने के लिए
हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, वक्रता कम, वक्रता त्रिज्या के बाद में वक्रता झुकाव, झुकाव क्या हो गया यहाँ पर कम हो, वक्रता कम हो जाती है। इस बिंदु को दूरबिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट, निकट बिंदु। अब निकट से ही कह रहा होगा, आप देख कहाँ कर रहे हो, पास का देख रहे हो, कहाँ का देख रहे हो, पास। तो पास की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां, ये सामान्य कंडीशन है। अब जब आपने पास का देखा, पास का जैसे देखा, नेट लेंस कैसा हो गया, मोटा हो गया, पहले लेंस कैसा पतला हो गया, लेंस कैसा हो गया, मोटा हो गया। तो पास की वस्तु देखने के लिए हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। अब देख तो पास कराए, सिकुड़ जाती हैं, जिससे फोकस दूरी कम, फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई। देख तो पास गिराए, लेकिन झुकाव ऐसा था, अब झुकाव और बढ़ गया, ऐसा था, झुकाव और बढ़ गया। तो अर्थात वक्रता क्या हो जाती है, वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता क्या है, वक्रता पृष्ठों का झुकाव, पृष्ठों का झुकाव। ये पृष्ठ होते हैं आपके प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ। यहाँ आपके दो उत्तल लेंस के दो उत्तल पृष्ठ हैं आपके, भले आप उत्तल लेंस बोलोगे से आप, लेकिन दो उत्तल पृष्ठ इस पर, प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ। तो पास की वस्तु देखने के लिए हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे फोकस दूरी घट जाती है व वक्रता, फोकस दूरी घट जाती है तो वक्रता बढ़ जाती है। जैसे इस बिंदु को कहते हैं क्या, निकट बिंदु कहते हैं। तो मैंने प्रयास किया है समझने क्षमता को समझाने का, दूर बिंदु को, निकट बिंदु को। एक बात और, मैं इस टॉपिक को पूरा खत्म करके जाऊंगा, भले ही 1 घंटे के ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैंने पहले किया 1 शॉर्ट रिवीजन, सब डाउट क्लियर। आपका कार्य क्या है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सभी दोस्तों को बताना कि हाँ सर हमारे 7 बजे जो क्लास लेके आए हैं बहुत ही आनंददायक क्लास है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक, क्लियर बात। तो समझने क्षमता क्लियर है। नेत्र द्वारा फोकस दूरी को घटाने वाली क्षमता को कहते हैं क्या, आँख की समझ क्षमता कहते हैं। वास्तविकता में समझने क्षमता का तात्पर्य होता है, चाहे दूर का देखें चाहे पास का देखें, प्रत्येक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। चलो साफ करें सेम। अगली कंडीशन, लास्ट कंडीशन हमारी दृष्टि दोष। अगर हम दृष्टि दोष की बात करें, किसकी बात करें, यदि हम दृष्टि दोष की बात करें तो आप कह सकते हो दोष कब होगा हमारी आंख में। अब दृष्टि दोष, अब दो, यदि हम अभी हम देख रहे हैं हमारी आंख में अभी तक ईश्वर कृपा से कोई दोष तो आया नहीं आंख में। बिना चश्मे के हम बहुत दूर का भी देख सकते हैं और पास का भी देख सकते हैं। बहुत दूर का देख रहा, हाँ बोले भंडारा चल रहा है, वो चलो जल्दी आज तो डॉल है, समझे। तो दूर का भी देख सकते हैं हम, और पास का देख ही रहे, आप लोगों को पढ़ा रहे, बताओ देख रहे पास में देख रहे, बताओ। तो यदि हम दृष्टि दोष की बात करें, अब दोष होगा कब, कब होगा दोष, यदि प्रकाश किरण रेटिना पर ना मिले। यदि प्रकाश किरण रेटिना पर मिल रही है तो दोष तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए, वस्तु का प्रतिबिंब तो सही आ रहा है यार, अगर मैं आप खड़े हैं तो दिखाई दे रहा, कोई चमक तो नहीं आ रही है, चमक आ रही है, यहाँ चमक नहीं आ रही, ठीक है, तो यहाँ खड़े हो रहे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, बहुत थकावट हो गई शरीर में। सुनो, तो यानी कि अगर आपसे कहें कि कोई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब, हाँ वस्तु का क्या बनना, रेटिना पर बनता होगा, बनता नहीं हो, बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। लेकिन यदि बात करें, यदि किसी आंख में दृष्टि दोष हो, तो दृष्टि दोष होगा तो उस व्यक्ति का, समझो यहां से सामान्य आंख की बात करें, सामान्य नेत्र में प्रतिबिंब बनना, ऐसे इसका हम रेटिना वाला भाग बनाए, जो आपका कॉर्निया हो गया, प्रकाश किरणें प्रवेश करके यहाँ इस तरीके आपका नेत्र लेंस हो गया,
प्रकाश किरणें, अब देखो सामान्य नेत्र की है, प्रकाश किरण से प्रवेश करके आई, आपस में कहाँ मिली, आपस में रेटिना पर, आपस में कटा बिंदु कहाँ पर है, रेटिना पर, तो वस्तु दिखाई देगी। लेकिन यदि दोष रहित आंख, दोष रहित नहीं, दोषपूर्ण आंख, दोषपूर्ण आंख या नेत्र बोल दो, अच्छा लग रहा नेत्र बोलने में आज। देखो दिखाई दे रहा, यदि दोषपूर्ण आंख हो तो दोषपूर्ण आंख के लिए यह कंडीशन कुछ अलग हो जाएगी। प्रकाश किरण या तो रेटिना के पहले मिल जाए, या तो रेटिना के पहले मिल गई, या तो यहां दिखाई दे रहा इस तरफ, या तो रेटिना के ओहो पहले फिर यहां मिला दिया हमने, कोई बात नहीं, या रेटिना के बाद मिले। तो प्रकाश की किरणों का रेटिना के पहले या रेटिना के बाद मिलना, यह वस्तु का अस्पष्ट यानी धुंधला दिखाई देना, तभी दोष कहोगे आप। तो अगर दृष्टि दोष की परिभाषा बात करें, नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के पहले या रेटिना के बाद बनना, नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के पहले रेटिना के बाद बनना, या वस्तु का अस्पष्ट दिखाई देना ही दृष्टि दोष कहलाता है। तो नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या रेटिना आगे, रेटिना के पीछे, रेटिना के पहले रेटिना के बाद, सुना, रेटिना के आगे, रेटिना के पहले, रेटिना के पीछे, रेटिना के बाद। तो नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे बनना, यह वस्तु का अस्पष्ट दिखाई देना, या वस्तु का स्पष्ट न दिखाई देना ही, न दिखाई देने घटना कहलाती क्या, दृष्टि दोष कहलाती है। क्या कहलाती है, दृष्टि दोष कहलाती है। इसको साफ करें, अब सुनिए यहां से। तो दृष्टि दोष का तात्पर्य होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले या रेटिना के बाद बनना, या वस्तु का अस्पष्ट दिखाई देना ही दृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर बात, चलो आप यहां से एक बात सुनो, यहां से एक बात सुनो, यहां से जो दृष्टि दोष है आपके, नंबर 1 आपको हो गया निकट दृष्टि दोष। सही चल रहा है वीडियो, देखो नंबर 2 आपका हो गया दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 आपका हो गया जरा दृष्टि दोष, नंबर 4 आपका हो गया अबिंदुकता, नंबर 5 आपका हो गया वलानता। एक बात समझो, देख कहाँ कर रहे हैं, निकट का दिख रहा है, जो दिख रहा है उसे ही समझो। दोस्त पहले निकट हो गया, दूर हो गया, जरा हो गया, आबिंदुकता हो गया, वलानता। निकट क्या है, निकट का दिखेगा, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं, दूर का नहीं। दूर क्या है, दूर का दिखेगा, पास का नहीं, निकट का नहीं। दूर का दिखेगा, निकट का नहीं। तो यहां से परिभाषा बनाना, ओहो हो, इसको करो। एक बात और समझान से कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अर्थात जहां से हम वस्तु को स्पष्ट देखना प्रारंभ करते हैं, अर्थात बिना किसी हमारी आंख में कोई दबाव हुए बिना। तो कितनी होती है वो, 25 सेंटीमीटर। यानी कि इस बिंदु से हमें
वस्तु स्पष्ट दिखाई देना प्रारंभ कर जाती। सबसे स्पष्ट वस्तु दिखाई तो पास में रही है लेकिन धुंधली दिखाई दे, आप जी लेगा। तो इस तरीके से हुआ निकट बिंदु कितना है 25 सेंटीमीटर। और हमने कहा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी, यह एक स्वस्थ नेत्र की बात कर रहे हैं हम, कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अर्थात हम कहाँ तक देखते हैं, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और अधिकतम कितनी है, अनंत तक। यानी कि कोई व्यक्ति मिनिमम रेंज 25 सेंटीमीटर से स्पष्ट देखना प्रारंभ करता है और देखता कहाँ तक है वो, अनंत तक। कहाँ दिखाई देता उसके, अनंत तक। पता नहीं कहाँ से देख रहा, अनंत तक। जी ठीक, दो बात रह गई थी, सो दिमाग में याद, अब हाल बात याद आ गई कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितनी होती है, अनंत। चल निकल, तो परिभाषा ना होगी, ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आप परिभाषा बना लेना। तो निकट है तो दिखेगा, पास का दिखेगा, दूर का नहीं, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं। और इसका कारण क्या क्या है, अगर हम इसके कारण की बात करें तो पहला कारण तो ये हो जाता है, पहला कारण क्या है कि निकट का दिख रहा, अर्थात जो प्रकाश किरणें हैं, जो प्रकाश किरणें हैं वह आपस में कहाँ मिल रही है, आपस में वह मिल रही रेटिना के पहले। तो प्रतिबिंब का रेटिना के पहले बनना, पहला कारण इसका क्या है, प्रतिबिंब का रेटिना के पहले बनना। दूसरा कारण इसका क्या है, तो पहले लिख लेना कारण, पहला कारण क्या है, प्रतिबिंब का रेटिना के पहले बनना। प्रतिबिंब का रेटिना के पहले बनना। और इसका दूसरा कारण क्या है, दूसरे कारण की बात करें, देख कहाँ कर रहे हैं, पास का दिख रहे हैं। देखो होता क्या है, अब दिख तो पास का ही रहा है तो फोकस दूरी कम है हमारे पास, वक्रता क्यों हो जाएगी, वक्रता बढ़ जाना। तो यहाँ से क्या कहोगे आप, यहाँ से क्या कहना कि नेत्र लेंस में पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस क्या हो जाती है, फोकस दूरी कम है तभी तो पास का दिख रहा हमें, अधिक हो तो दूर का दिखता हमें। तो पहला कारण हमारा होता था प्रतिबिंब का रेटिना के पहले बनना। दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो जाता है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर बात। इसका निवारण क्या है, इसका निवारण आपका क्या है, निकट का क्या निवारण है, निवारण इसका है, सही समझ में नहीं आ रहा क्या इसमें, हम इसको साफ कर दे रहे, इसको साफ कर दें, इसको साफ ही कर दे रहे हैं, हमें भी दिक्कत हो रही समझाने में। चलो, इसका निवारण क्या है, इसका निवारण हमारे पास है अवतल लेंस। और क्यों है, क्योंकि ये कैसा होता है, अपसारी लेंस होता है। और हमने बताया था उस दिन अपसारी क्या है, देखो सही दिखाई दे रहा, अपसारी क्या है, किरणों को क्या कहा, किरणों को बिखेरना। अर्थात जो प्रकाश किरण रेटिना के पहले मिल रही थी, जैसे मैं यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया, वह प्रकाश किरण आपस में कहाँ मिलाएंगी, पहले नहीं, रेटिना पर ही मिलेंगी। कहाँ मिलाएंगी, रेटिना पर मिलेंगी। इस तरीके से ये कंडीशन हो जाएगी। तो जो प्रकाश के लिए कहाँ मिल रही थी, रेटिना के पहले, रेटिना पर ही मिलेंगी। अर्थात अपसारी के किरणों को बिखेर कहाँ तक ले जाता है, किरणों को बिखेर ले जाता है रेटिना तक। कहाँ ले जाता है, रेटिना तक। अगली कंडीशन निवारण हो गया, तो बात प्रवास के लिए रेटिना के, इसका कारण भी लिख दिया, इसकी परिभाषा होगी, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, इसका जो कारण हो गया, फिर तुमको रेटिना के पहले बनना, वक्रता का बढ़ जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। निवारण इसका अवतल लेंस। और अब तक कैसे होता है, अपसारी होते हैं, कार्य क्या, किरणों को बिखेरना। दूसरा दोष कौन सा है,
दूर दृष्टि दोष, दूर का दिखेगा पास का नहीं। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो दिख रहा है वही दिखेगा, जो लिखा है वही दिखेगा, दूर का दिखेगा, जो दिखा है वही दिखेगा। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। कारण क्या है, कारण समझ लो। अब यह दोष जिस व्यक्ति को होगा, जो प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ मिलेंगी, रेटिना के बाद, रेटिना के बाद मिलेंगी। तो नंबर 1 कारण क्या है, प्रतिबिंब का रेटिना के बाद बनना, प्रतिबिंब का रेटिना के बाद बनना, प्रतिबिंब का रेटिना के बाद, रेटिना के पीछे। तो नंबर 1 कारण क्या है, प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना। दूसरा कारण क्या है, अब फोकस दूरी तो बढ़ रही होगी, क्योंकि रेटिना के पास बन रहा, तो वक्रता का कम हो जाना, अर्थात झुकाव का कम हो जाना, यानी किस तरीके से वक्रता क्या होगी, यहाँ पर वक्रता कम हो गई और फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सेकंड कारण क्या है, वक्रता का कम हो जाना जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, वक्रता का कम हो जाना जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्लियर बात, दोष हो गया, कारण लिख लिया हमने। इसका निवारण आपका क्या है, इसका निवारण आपका है उत्तल लेंस। कौन निवारण है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसे होते हैं, अभिसारी। कैसे होते हैं, अभिसारी। और इस अभिसारी का कार्य क्या है, इस अभिसारी का कार्य है किरणों को एकत्रित करना, अब एकत्रित अर्थात जो किरणें, जैसे आपने यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दिया, आप उत्तल लेंस अभिसारी होता है, जो प्रकाश किरण रेटिना के बाद मिल रही थी अब ठीक कहाँ मिलेंगी, अब ठीक रेटिना पर ही मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर ही मिलेंगी। तो उत्तल लेंस अभिसारी किरणों करना, किरणों को एकत्रित करना, ये कंडीशन है। अगला आपका आता है जरा दृष्टि दोष। जरा ना दूर का दिखे ना पास का दिखे। ज़्यादातर ये जैसी उम्र बढ़ती जाती है इस दोष को घेरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दोस्त आपको, दोस्त को नहीं, ये दोस्त आपको घेरने के लिए, हमें जैसी उम्र बढ़ती जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ से आप परिभाषा बना सकते हो कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जड़ दृष्टि दोष कहलाता है। अगर इसके कारण की बात करें तो पहला कारण इसका हो जाता है कि प्रतिबिंब का कम बनना, प्रतिबिंब का अन्य बिंदु पर बनना। इसका पहला कारण कि प्रतिबिंब का अन्य बिंदु पर बनना। इसका दूसरा कारण क्या है कि जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का स्थिर बढ़ जाए, अर्थात जो मांसपेशियां नेत्र लेंस पकड़े हुए उनका कसाव ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ने की वजह जो आपका, अरे यार मांसपेशियों का स्थिर बढ़ जाना, अर्थात इनका जो कसाव है नेत्र लेंस से उसका कम हो गया। तो मांसपेशियों स्थिर बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाना। जब मांसपेशियों स्थिर बढ़ गया है तो मांसपेशियों जैसे ही स्थिर बढ़ गया तो स्थिर बढ़ जाने पर जिससे आपका नेत्र लेंस हो जाता, जो नेत्र लेंस वो कैसा हो जाता, लचीला हो जाता, अर्थात इसका कसाव कम हो गया तो लेंस कैसा हो गया, लचीला हो गया, इस तरीके से। तो आप कह सकते हो क्या कहोगे आप यहाँ से आप क्या कहोगे कि पहला इसका कारण क्या है, प्रतिबिंब का अंत बिंदु पर बनना। इसका दूसरा कारण क्या है, इसका दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस का मांसपेशियों का स्थिर बढ़ जाना जिससे नेत्र लेंस कैसा हो जाता, लचीला हो जाता। अगर इसके निवारण की बात करें तो निवारण किसका प्रयोग करते हैं हम, वायोफोकल लेंस। वायोफोकल लेंस कह सकते हैं आप इसे, वायोफोकल लेंस। ऐसे कहेंगे हम द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी, अर्थात एक चश्मा बना रहे, गांधी जी का चश्मा है, देखो अब ये क्या ना सर लेंस छोटे बड़े हो गए, तुम बहुत बड़े वाले हो, तुम हैवी ड्राइवर हो। ये कंडीशन है।
अर्थात द्विफोक्सी लेंस है। अब जो आपको नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा, अब नीचे वाला भाग आपका होता है उत्तल लेंस, ऊपर वाला भाग होता आपका अवतल। नीचे कौन सा होता आपका उत्तल, ऊपर कौन सा होता आपका अवतल। कैसे? जब हम अखबार वगैरह पढ़ते हैं, उत्तल लेंस क्या है? अपसारी है, सॉरी उत्तल लेंस कैसा है? अभिसारी। अभिसारी कैसे लिखाया था? अभिसारी लिखाया था हमने शायद, अपसारी तो क्या, देख लेना इसको ध्यान से, मेरे हिसाब से अगर गलत नहीं लिखा होगा। वैसे मैं उत्तल लेंस आपका अभिसारी अर्थ किरणों को एकत्र ही लिखाया था, हमने साफ कर दिया। मुझे डाउट सा लग रहा कि अपसारी सुनोगे, नहीं लिखा नहीं होगा वैसे कि उत्तल लेंस कैसा होता? अभिसारी। जब उत्तल लेंस अभिसारी होता है, करता है, किरणों को एकत्रित करता है। और जब हम पास का देखते हैं तो आपका नीचे वाला भाग क्या है? नीचे वाला उत्तल लेंस है। तो पास का जो नीचे वाला उत्तल लेंस है वह आपको हो गया वस्तु को पास को देखने के लिए, अर्थात वस्तु पास में उनको देखने के लिए। जब दूर का देखना आ गया सिद्ध करता, तो ऊपर वाला भाग किसके लिए हो गया? अवतल के लिए, अर्थात दूर का देखने के लिए। तो उत्तल लेंस है पास का देखने के लिए, अवतल लेंस है दूर का देखने के लिए। इस तरीके से उपयोग करते हैं द्विफोक्सी लेंस, अर्थात बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस हो गया। नीचे उत्तल, ऊपर अवतल। क्लियर बात? उत्तल आपका अभिसारी है, अवतल आपका अपसारी है। जब हम अखबार वगैरह पढ़ते हैं, जब हमारे बाबा वगैरह अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो पास के लिए देखते हैं, जब हमें दूर देखना पड़ता है तो आपका कौन सा प्रयोग करते हैं? उसका लेंस अवतल। लेंस एक ही चश्मे में लगा हुआ है, नीचे वाला भाग उत्तल, ऊपर वाला भाग अवतल, बस। अबिंदुकता दोष जिस व्यक्ति को होता है वह क्षैतिज और ऊर्ध्व वस्तुओं में पहचान नहीं कर पाता, वह नहीं पहचान पाता है कि कौन क्षैतिज कौन ऊर्ध्व है। तो आप यहाँ से परिभाषा क्या कह सकते हैं? इससे आप यहाँ कह सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज दिशा व ऊर्ध्व दिशा में रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगर आप उसे इस तरीके से लाइनिंग खींच देना, आप उससे कह देना कि कौन क्षैतिज कौन ऊर्ध्व, तो इसमें पहचान स्पष्ट नहीं कर पाएगा। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण इसका क्या है? बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का। और इसके हम कारण की बात करें तो कारण इसका क्या होता है? जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया का पूर्णतया गोल ना होना। किसका कारण? इसका कारण क्या है? कॉर्निया का पूर्णतया गोल ना होना, अर्थात जो कॉर्निया का पूर्णतया गोल ना होना, जिसके कारण उसकी एक तल वक्रता कम हो जाती है, कहीं एक तल वक्रता बढ़ जाती है। तो पहला इसका एक कारण है, जिसका केवल एक कारण है कि कॉर्निया का पूर्णतया गोल ना होना, जिसके कारण उसके एक तल की वक्रता कम और दूसरी तल की वक्रता बढ़ जाती। इसके नोट्स हम लगातार बनाते लगातार आपके नीचे हैंडिंग में आती रहेंगी, इसको कर देंगे, ठीक है, परेशान न होना। तो जितनी भी हम देख लेंगे, हम सब इसको जो बात बोलते जा रहे हैं नीचे आपके सामने आती रहेगी, ठीक है। अभी इसका पूरा थोड़ा समय लगता है, कर देंगे, ठीक है। चलो, तो अबिंदुकता दोष, इसका निवारण बेलनाकार। अब वर्णांता एक जन्मजात रोग है। कैसा है? जन्मजात, अर्थात यह जो रोग है एक वर्णांता हो जाता है, एक आपका हीमोफीलिया होता है। यह दो दोष ऐसे हैं जो कैसे जन्मजात हैं, अर्थात यह दोष आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, अर्थात हमारे बाबा से पिताजी से, पिताजी से हमारे आगे और आगे वाले संतान, उन तरीकों चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर कोई दोष हमारे बाबा के बाबा का होगा तो पता नहीं वो दोष किस पीढ़ी की आ जाए, इस तरीके से। तो यानी कि इस दोष होता क्या है? ये जो वर्णांता दोष होता है, इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है वह लाल हरा व नीला, ये लाल व हरे में पहचान स्पष्ट नहीं कर पाता है कि कौन लाल है कौन हरा है। आप लोगों को देख लेना, इसके हम कुछ डाल देंगे, यहीं पर फोटो डाल देंगे, आप वहाँ पहचान करने से डाल देंगे, ठीक है। फोटो डाल देंगे इसके हम वीडियो के लास्ट में। वर्णांता दोष से अगर वैसे हमारे हिसाब से किसी दोस्त होना चाहिए, लेकिन आप दोस्त डाल देंगे, आप उसको अंक पहचान के बताना, कमेंट में बताना कि सर इसमें फर्स्ट फोटो में क्या सी लिखा हुआ है, या सेकंड में 15 लिखा हुआ है, या इसमें कुछ ना कुछ ABCD बना हुआ है, ठीक है। इसमें डाल देंगे, इसी जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसके बाद ही हम कुछ 10-12 फोटो या 5-6 फोटो लगा देंगे, ठीक है, बस वर्णांता दोष वाली। तो यहाँ से बनेगा क्या कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति आनुवांशिक रंगों जैसे लाल हरा व नीला में पहचान स्पष्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि उसे अंतर समझ में नहीं आता है कि यह लाल है कि हरा है कि नीला है, इस तरीके से। और इसका ना कोई निवारण है, ये जन्मजात रोग है,
ज़्यादातर और जिस व्यक्ति के दोष होता है वो मेडिकल लाइन के लिए अनफिट माना जाता है। सत्य बात एकदम है कि रेलवे वगैरह में है, आपका एयरफोर्स, नेवी या इंडियन आर्मी, कोई भी आप कह सकते हो, आप वायुसेना, कोई मतलब ऐसे आर्म फोर्स की बात करें, किसी की बात करें हम, तो सब में यही कंडीशन है। जिस व्यक्ति के दोष होगा वह व्यक्ति अनफिट माना जाएगा और ना इसकी कोई निवारण है। मेरे भी दोस्त के था, लगभग 2 से 3 बार वो अनफिट था इसी दोस्त से। टेस्ट क्वालिफाई कर जाता था जब, लेकिन मेडिकल पे जाता था तो यही बात आती थी। उसके वहाँ पर क्या है, किताब होती है और उस किताब पे उन्होंने जैसे ऑफिसर ने कहा कि इस पर यानी कि एक चित्र दिखाया, आपको बताया कि बताइए कितना बना हुआ है, तो उस पर उंगली फेरनी पड़ती है कि हाँ इस पर 8 बना हुआ है, इस पर 7 बना हुआ है या 15 बना हुआ है, इस तरीके से। तो जिसके यह दोष होगा वह पहचान नहीं करेगा एकदम छोटे छोटे, जैसे इस तरीके से मानिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, डॉट 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 है, वहीं कहीं लाल से बना हुआ है 7, तो आपको पता उंगली फेरनी पड़ेगी हाँ यहाँ पर 7 है 6, इस तरीके से। तो यानी कि हमने यहाँ से पूरे दोष को ख़त्म करते हुए शुरुआत हमने मानचित्र से की थी। मैंने प्रयास अच्छा किया है और आपका प्रयास भी अच्छा रहना चाहिए कि आप इस वीडियो को पहले शेयर कीजिएगा, हर प्रत्येक दोस्त को शेयर कीजिएगा और जितने लोग इस वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कीजिएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो हमें कमेंट से बता सकते हैं। अब इसके बाद अगला वीडियो हमारा सुने ध्यान से, अगला वीडियो हमारा रहेगा जो हमने जो आपको लेंस पढ़ाया था उस लेंस के न्यूमेरिकल लगवाएंगे हम। क्या लगाएंगे? लेंस के न्यूमेरिकल, क्रिम से लेंस के न्यूमेरिकल चलेंगे हमारे। उसके बाद हमारे मानव नेत्र के न्यूमेरिकल आएंगे, आगे प्रिज्म आएगा, ऐसे ही 1 वीडियो चैप्टर खत्म। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में बात करेंगे आपसे नेत्र लेंस के लेंस के न्यूमेरिकल की, ठीक। तो आज इतना ही। थैंक यू बच्चों।